अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है चिराल सेंटर या इसको बाज़ लोग कायरल सेंटर भी कहते हैं। सी डॉट सी की मदद से इसको शो करते हैं या स्टेरोजेनिक सेंटर भी इसको कहा जाता है या एसिमेट्रिकल सेंटर या एसिमेट्रिकल कार्बन भी कहते हैं। और ग्रिग्नार्ड रीजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चन आते हैं। आप लोग इसको याद कर ले, बेहतर तरीके से याद कर ले ताकि आप लोगों से वो एमसीक्यूज कभी भी मिस ना हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये कायरल सेंटर से मुतलिक है। इसके 3 क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को टोटल इसमें एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी चिराल सेंटर्स या कायरल सेंटर्स आर देयर इन टार्टेरिक एसिड्स। कहते हैं कि टार्टरिक एसिड्स में कितने कायरल सेंटर मौजूद है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सर कायरल सेंटर किसको कहते हैं। तो कायरल सेंटर उस कार्बन को कहते हैं जिसके इर्द गिर्द 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हो। वो कार्बन जिसके इर्द गिर्द 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हो, वो उस कार्बन को कायरल सेंटर कहते हैं या इसको चिराल सेंटर कहते हैं। सी डॉट सी की मदद से उसको शो करते हैं। याद रखिए, वो कार्बन जिसके इर्द गिर्द 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हो, उस कार्बन को कायरल सेंटर कहते हैं। जैसे इस वक्त ये कार्बन है, इसके इर्द गिर्द बी लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, ई लगा हुआ है, डी लगा हुआ है। तो देख, इनमें से कोई भी सेम ग्रुप नहीं है। इस वजह से इस कार्बन को कायरल सेंटर कहा जाता है। अब कायरल सेंटर कौन कौन से कार्बन नहीं हो सकते हैं। नंबर 1 पर डबल बॉन्ड वाला कार्बन कभी भी कायरल सेंटर नहीं हो सकता है। डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है ये कायरल सेंटर नहीं हो सकता है। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन भी कभी कायरल सेंटर नहीं हो सकता है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में जो कार्बन है वो भी कभी कायरल सेंटर नहीं हो सकता है। CH2 वाला जो कार्बन है ये भी कभी कायरल सेंटर नहीं हो सकता है। CH3 वाला जो कार्बन है ये भी कभी कायरल सेंटर नहीं हो सकता है। CH2 में चूंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 सेम ग्रुप हो गए, तो सेम ग्रुप वाला कार्बन तो कायरल सेंटर नहीं हो सकता है। CH3 में फिर 3 सेम ग्रुप है, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो ये ट्रिपल जो CH3 में जो कार्बन है वो भी कायरल सेंटर नहीं हो सकता है। CH2 में जो कार्बन है वो भी कायरल सेंटर नहीं हो सकता है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में जो कार्बन है वो भी कभी कायरल सेंटर नहीं हो सकता है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कार्बन है वो भी कभी कायरल सेंटर नहीं हो सकता है। डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है ये भी कभी कायरल सेंटर या इसको चिराल सेंटर भी कहते हैं। अमेरिकन और ब्रिटिश, अमेरिकन इसको कायरल कहते हैं, ब्रिटिश इसको चिराल कहते हैं। इसको मुख्तलिफ नाम दे देते हैं, सिमेट्रिकल कार्बन भी इसको कहते हैं और स्टेरोजेनिक सेंटर भी इसको कहा जाता है। आप लोग जो बेहतर समझे वो ज़हन में रख ले। अच्छा, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी चिराल सेंटर्स आर देयर इन टार्टरिक एसिड। कहते हैं कि टार्टरिक एसिड्स में कितने कायरल सेंटर मौजूद है। सी डॉट सी कायरल सेंटर भी इसको सी डॉट सी की मदद से भी इसको बाज़ औक़ात शो करते हैं, पूछ लेते हैं इसी तरह भी। तो सबसे पहली बात हम लोग टार्टरिक एसिड का फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख लेते हैं। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ये टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। मैं अभी आप लोगों को बता चुका हूँ कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन कायरल सेंटर नहीं हो सकता है, ये भी कायरल सेंटर नहीं हो सकता है। अब इस इन दोनों कार्बन की तरफ आ जाते हैं कि इन दोनों कार्बन में आया कायरल सेंटर है कि नहीं है। पहले इसके इर्द गिर्द ये कि अगर 4 डिफरेंट ग्रुप्स है तो फिर ये कायरल सेंटर हो सकता है, अगर नहीं है तो ये नहीं है कायरल सेंटर। इस वक्त इस कार्बन के इर्द गिर्द एक ग्रुप तो हाइड्रोजन है, ठीक है। दूसरा OH है, दूसरा डिफरेंट ग्रुप है, ठीक है। तीसरा ये एज अ ओल, ये वाला इस कार्बन के लिए एक ग्रुप है और नीचे ये एज अ ओल ऊपर वाले कार्बन के लिए, इस वाले कार्बन के लिए एज अ ओल एक ही ग्रुप है। तो इसके इर्द गिर्द 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, ये कायरल सेंटर है।
अब नीचे वाले कार्बन की तरफ आ जाते हैं, एक OH ग्रुप लगा है, एक H लगा हुआ है, दो डिफरेंट हो गए। तीसरा ये वाला ग्रुप जो है एज़ाओल इस कार्बन के लिए एक ग्रुप है, और ऊपर वाला जो ग्रुप है ये वाला, ये नीचे वाले कार्बन के लिए एज़ाओल एक ही ग्रुप है। तो इस कार्बन के इर्द गिर्द भी 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, तो ये 2 कार्बन इसमें chiral सेंटर है। अच्छा, इसी तरह अगर हम लोग ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं कि ऑप्शन इसमें से कौन-सा सही है, तो हम लोगों ने देख लिया कि 2 इसमें कायरल सेंटर मौजूद है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। हाउ मेनी चिरल या कायरल सेंटर्स आर देयर इन लैक्टिक एसिड? कहते हैं लैक्टिक एसिड के अंदर कितने कायरल सेंटर्स मौजूद है। तो पहले लैक्टिक एसिड का फार्मूला लिख लेते हैं कि लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है। CH3, इसी तरह CH, और इसके नीचे OH, आगे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद है। तो अगर हम लोग इसको देख लें कि इसमें कितने कायरल सेंटर मौजूद है। पहली बात तो ये है कि ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये कायरल सेंटर नहीं है। इस कार्बन को देख लेते हैं, ये वाला जो कार्बन है, इसको देख लेते हैं कि आया ये कायरल सेंटर है कि नहीं है। तो इस कार्बन के इर्द-गिर्द तो एक तो ये वाला कार्बन, इसके इर्द-गिर्द एक तो हाइड्रोजन ग्रुप लगा है, दूसरा CH3 लगा है, 2 ग्रुप हो गए मुख्तलिफ, तीसरा OH है, ये और मुख्तलिफ ग्रुप हो गया, और ये एज़ाओल एक मुख्तलिफ ग्रुप और मौजूद है इस कार्बन के लिए। तो ये वाला कार्बन जो है, ये कायरल सेंटर है। क्योंकि इसके इर्द-गिर्द 4 डिफरेंट ग्रुप लगे, एक H लगा है, दूसरा CH3 लगा है, तीसरा OH लगा है, और ये वाला एज़ाओल एक ग्रुप है, जो कि बाकी तीनों से मुख्तलिफ है इस कार्बन के लिए। तो एक तो ये हो गया। अब CH3 की तरफ आ जाते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया कि CH3 कभी भी कायरल सेंटर नहीं हो सकता है। अगर हम लोग इस वक़्त देखें तो इसके अंदर एक कायरल सेंटर मौजूद है, जो कि ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। देयर आर डैश कायरल सेंटर या चिराल सेंटर इन एसिटिक एसिड्स। कहते हैं कि एसिटिक एसिड के अंदर कितने चिराल सेंटर या कायरल सेंटर मौजूद है। तो पहले एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला देख लेते हैं। का फार्मूला देख लेते हैं। ये एसिटिक एसिड है, जिसको हम लोग इथानोइक एसिड भी कहते हैं, जो सिरके के अंदर मौजूद। एसिटा का मतलब ही सिरका है। अगर हम लोग इस कार्बन को देखें, जो फर्स्ट कार्बन है जिसके ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ है, जो कार्बोक्सिलिक कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन कभी भी कायरल सेंटर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, तो ये नहीं है। और CH3 भी कभी भी कायरल सेंटर नहीं हो सकता है, तो इसमें जीरो कायरल सेंटर्स मौजूद है, जो इसका ऑप्शन ए है। ये ठीक ऑप्शन है। ये 3 क्वेश्चन कायरल सेंटर के मुतालिक थे। ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, अगर आप लोग इसका कंसेप्ट क्लियर कर ले, तो इसमें कोई भी कंपाउंड आप लोगों को दे दे, आप लोग आसानी से इसको मालूम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मुतलिक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मुतलिक इसी को देख लेते हैं कि ये ग्रिग्नार्ड रीजन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। Rx प्लस Mg ईथर RMgX। ये RMgX जो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड जो था ये फ्रेंच केमिस्ट था। 1900 में उन्होंने RMgX को कंबाइन किया, और फिर 1912 में इसको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज ऑफ द ईयर दिया गया। किस वजह से इसको नोबेल प्राइज दिया गया? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बहुत ज़्यादा चीज़ें हासिल हो सकती है लैब के अंदर। उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर बनाने के लिए एक नया दरवाज़ा, एक नया डोर ओपन कर लिया। तो RMGX से हम लोग एल्केन तैयार कर सकते हैं, अल्कोहल तैयार कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग इससे हासिल कर सकते हैं। तो इस ग्रिग्नार्ड ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर एक ही रिएजेंट से बनाने के लिए एक नया डोर ओपन किया। इस वजह से इसको नोबेल प्राइज ऑफ द ईयर दिया गया। ये बहुत यूजफुल है ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए। तो अब क्वेश्चन क्या है कि आर एक्स अल्काइल हैलाइड प्लस मैग्नीशियम ईथर की मौजूदगी में RMgX बना लेते हैं। कहते हैं कि इन द अबाव रिएक्शन ईथर इज यूज्ड ड्यू टू। ईथर कहते हैं इस्तेमाल हो रहा है, किस वजह से इस्तेमाल हो रहा है? हाई रिएक्टिविटी ऑफ Rx, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ R, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ RMgX, ऑल ऑफ देम।
अच्छा, मैं ज़रा रिएक्शन की तरफ आ जाता हूँ। ये अल्काइल हैलाइड है, RH अल्काइल हैलाइड है। ये रिएक्शन कर रहा है मैग्नीशियम के साथ ईथर की मौजूदगी में। तो ये बना रहा है RMgX। कहते हैं कि ईथर इसमें क्यों यूज़ हो रहा है? ईथर इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो RMgX जो है, ये जब बन जाता है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, नमी के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, किसी और चीज़ के साथ उसी वक़्त रिएक्शन कर सकते हैं। नमी के साथ रिएक्शन किया तो अल्केन हासिल हुआ। सपोज़ हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल हासिल करने थे, तो उसने नमी के साथ रिएक्शन किया तो वो तो अल्केन हासिल हो गया। अल्केन तो उस वक़्त हमारे काम की नहीं है। मैं ये बात मानता हूँ कि अल्केन काम की चीज़ है, लेकिन हम लोगों को अल्कोहल की ज़रूरत है। उन्होंने मॉइस्चर के साथ रिएक्शन किया, अल्केन बना लिया, तो अल्केन तो उस वक़्त हमारी कोई भी ज़रूरत की का चीज़ नहीं है, उस वक़्त जब हमें अल्कोहल की ज़रूरत हो। तो यहाँ पर ईथर जो इस्तेमाल हो रहा है, ईथर इसलिए इस्तेमाल हो रहा है, इसके अंदर जो है RMgX बन जाता है। ये इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसके इर्द-गिर्द जमा हो जाता है। ईथर चूँकि इनर्ट है, अब जो भी मॉइस्चर वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं, ईथर उसको अंदर जाने नहीं देता है, ना खुद उसके साथ रिएक्शन करता है। RMgX बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से ईथर यहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन सी को अगर हम लोग देखें, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ RMgX, ये ऑप्शन जो है ये सही ऑप्शन है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब बन जाता है RMgX, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से ईथर इनर्ट है, ये ईथर के अंदर मौजूद होते हैं, तो फिर कोई और चीज़ उसके साथ आकर के रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। और ग्रिग्नार्ड रीजन को बनाते वक्त रिएक्टेंट का खुश्क होना और प्योर होना भी लाजमी है। अगर रिएक्टेंट खुश्क नहीं थे और प्योर नहीं थे, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तब भी उस इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्शन कर सकता है। और अगर खुश्क नहीं थे, मॉइस्चर उसके अंदर मौजूद था, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उस नमी के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 पे, ए प्लस RMgX कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। कहते हैं ए विल बी डैश, कहते हैं ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है। कहते हैं आप लोग मालूम करें कि ये ए क्या चीज़ है। आए ये वाटर है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बाई कार्बोनेट है, क्या चीज़ है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेता है तो तब कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब आपस में रिएक्शन करते तो तब कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। किस तरह बन जाता है इसको देख लेते हैं। इसमें सही ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड का है। अब मैं इसका रिएक्शन आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस RMgX। इसमें अगर हम लोग देख लेते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, R के ऊपर नेगेटिव, Mg के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और X के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो रिएक्शन कर रहा है वो आर की वजह से कर रहा है, क्योंकि MgX का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आसानी से नहीं टूट सकता है। जो एलोजेंस ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, ये मैग्नीशियम को जाने नहीं देता है, तो कौन सा बॉन्ड टूट जाता है? जो आर और MgX का है, ये वाला जो आर है, ये वाला जो बॉन्ड है आर का Mg के साथ, ये बॉन्ड टूट जाता है। अब देखना ये है कि कौन सा चीज इसके ऊपर आकर के अटैक कर लेता है। आर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इधर कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो आर आ करके जो आर है, आर आ करके कार्बन के ऊपर अटैक कर लेगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस है। तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन के ऊपर किसने अटैक किया? आर ने अटैक किया। और इस तरफ ये ऑक्सीजन है। अब रह गया MgX, Mg के ऊपर जो है ये पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाला Mg जो है ये आकर के इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो इस तरह हो जाएगा Mg
एक्स। अब कार्बन की वैलेंसी को ऑक्सीजन की वैलेंसी को देख लेते हैं। ऑक्सीजन ने इस वक्त यहाँ पर एक बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड बना सकता है, एक बॉन्ड ये हो गया। इस ऑक्सीजन को अगर हम लोग देख लेते हैं, इस ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया तो 2 बॉन्ड इसके बाकी है। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। इसी कंपाउंड को मैं वापस उठा लेता हूँ और कुछ इस तरह इसको मैं लिख लेता हूँ। आर सिर्फ तरतीब दे करके लिख लेता हूँ। ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन है और ये वाला कार्बन और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। इसी तरह ये OMG X। इसका रिएक्शन करवा देते हैं वाटर के साथ, प्लस वाटर HCl की मौजूदगी में। HCl वाटर को आयोनाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप सबको पता है कि वाटर एक स्टेबल कंपाउंड है, लिहाजा HCl उसके अंदर डाल देती है ताकि वो आयोनाइज हो सके और तब रिएक्शन जा करके रिएक्शन कर सके। इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इधर वाटर के ऊपर H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है। वाटर का फार्मूला मैं ओपन करके लिख रहा हूँ। वैसे तो वाटर का फार्मूला H2O है, लेकिन इसको मैं ओपन करके लिख रहा हूँ HOH। H के ऊपर पॉजिटिव और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये HCl ने इसको आयोनाइज किया। वाटर खुद आयोनाइज नहीं होता है, ना होने के बराबर आयोनाइज होता है। HCl यहाँ पर वाटर को आयोनाइज करने के लिए ही इस्तेमाल होता है। अब इसका जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव के ऊपर अटैक करेगा। ये हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। ये वाला जो पॉजिटिव है H, वो आकर के इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। ये जो H है, H जा करके इस O के साथ मिल जाता है, तो ये बन जाता है R C डबल बॉन्ड, इधर OH। H तो आ गया, पहले O था यहाँ पर, पहले यहाँ पर O था, अब H भी यहाँ से आ गया तो ये OH हो गया। अब ये वाला जो पॉजिटिव है ये इस नेगेटिव के साथ रिएक्शन कर लेता है, तो OH Mg और X ये ग्रिग्नार्ड रेजिड्यू बन जाता है, या हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम हैलाइड भी इसको कहा जाता है। आप लोगों ने अभी देख लिया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर लेता है तो तब हमारे पास जा करके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। आप लोगों ने इस वक्त देख लिया। आप लोग तो सही ऑप्शन देख लेते हैं कि सही ऑप्शन कौन सा है। A प्लस आर एम जी एक्स इज इक्वल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ए विल बी, ए क्या होगा, कार्बन डाई ऑक्साइड होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर हम लोग आ जाते, मस्ट स्टेबल कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद वाटर, अमोनिया, एल्डिहाइड, बोथ A and B and none of them। तो मैं आप लोगों को स्टेबल कंपाउंड बता देता हूँ कि स्टेबल कंपाउंड किस तरह, कौन से स्टेबल कंपाउंड है। अल्कीन इस वक्त स्टेबल कंपाउंड है। अल्केन, अगर मैं अल्केन की बात कर लूँ, आप लोगों को जर्नल फार्मूला पता है, लेकिन जब हम लोग जर्नल रिएक्शन करते हैं अल्केन को, आर एच अल्केन को शो करता है। आर सिंगल बॉन्ड एच अल्केन को ही शो कर रहा है, क्योंकि अगर अल्कीन से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो अल्काइल बन जाता है। अगर उसी अल्काइल के साथ एक हाइड्रोजन वापस ऐड हो जाए तो वापस अल्केन है। तो आर सिंगल बॉन्ड एच अल्केन है। ये यहाँ पर रिएक्शन में हम लोग जर्नल रिएक्शन में इसको यूज करते हैं। और इसी तरह आर सिंगल बॉन्ड आर, ये भी अल्केन ई है। मसलन मैं आर मिथाइल ले रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड आर दूसरा मिथाइल ले रहा हूँ, या कोई भी अल्काइल आप लोग ले सकते हैं, तो CH3 इथेन है कि नहीं है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आर सिंगल बॉन्ड H अल्केन है, आर सिंगल बॉन्ड आर भी अल्केन है। अल्केन स्टेबल कंपाउंड है। अब हम इसके रिएक्शंस को देख लेते हैं कि किस रिएक्शन में अल्केन बन रहे हैं, तो फिर वो वाला स्टेबल कंपाउंड ही होगा। जिसे आप लोगों से पूछ रहे हैं, मस्ट स्टेबल कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद, कहती है सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बन जाते हैं जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है किसके साथ, वाटर के साथ, या अमोनिया के साथ, या एल्डिहाइड के साथ, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ देम। तो अल्केन स्टेबल कंपाउंड ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। आर सिंगल बॉन्ड एच अल्केन है, आर सिंगल बॉन्ड आर भी अल्केन है। तो सबसे पहली बात मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिख रहा हूँ RMgX। पहला ऑप्शन उन्होंने जो दिया हुआ है वो वाटर का दिया है, आप लोग देख सकते हो। तो मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन वाटर के साथ करवा रहा हूँ।
RmGx प्लस वाटर। वाटर के फार्मूले को मैं ओपन करके लिख रहा हूँ HOH। यहाँ पर HCl में फिर बता रहा हूँ वाटर को आयोनाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। वाटर स्टेबल कंपाउंड है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन R की वजह से होते हैं, क्योंकि R और Mg का जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रोंग नहीं है जितना कि M और X का जो बॉन्ड है। Mg और X का जो बॉन्ड है ये स्ट्रोंग बॉन्ड है। ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये स्ट्रोंग बॉन्ड है क्योंकि एलोजेंस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है एज कम्पेयर टू एलोजेंस और मैग्नीशियम बॉन्ड। तो ये बॉन्ड ग्रिग्नार्ड जब भी रिएक्शन करता है ये बॉन्ड इसका टूट जाता है, अल्काइल वाला बॉन्ड इसका टूट जाता है। जो एलोजेंस है वो मैग्नीशियम को जाने नहीं दे रहे, वो बॉन्ड नहीं टूट रहा है, ये पोलर बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है मैग्नीशियम और एलोजेंस का। आर का बॉन्ड उसके मुकाबले में वीक है, तो रिएक्शन भी आर की वजह से ही होते हैं। तो आर जब रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ, जब रिएक्शन कर रहा है तो किस तरह हो जाएगा इस वक्त। ये आर के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, आर के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये वाला जो H है ये आकर के इस R के साथ मिल जाएगा, क्योंकि H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, R के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये बन जाएगा RH, यानी अल्केन बन जाएगा। आर एच मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि आर एच अल्केन है। अब क्या क्या चीजें रह गए उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये ओ एच रह गया, ओ एच के ऊपर नेगेटिव, इधर एम जी का जो बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड टूट गया है आर के साथ, अब ये ओ एच इसी की जगह पर आकर के बॉन्ड बना लेता है। इसको मैंने हाईलाइट की, यही चीजें आपस में मिल जाते हैं, ओ एच एम जी और एक्स। देखिए एक्स का बॉन्ड नहीं टूट रहा है, आर का बॉन्ड टूट गया है, तो ये ग्रिग्नार्ड रेजिड्यू बन गया OHMgX या हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम हैलाइड। तो जब वाटर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं कौन सा कंपाउंड बन जाता है, अल्केन। अल्केन स्टेबल है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, दूसरा ऑप्शन में उन्होंने अमोनिया दिया हुआ है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अमोनिया NH3 है, मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ, NH2 एक H अलग लिख रहा हूँ। अमोनिया का फार्मूला तो NH3 है, मैं दो हाइड्रोजन अलग लिख रहा हूँ, एक हाइड्रोजन अलग लिख रहा हूँ, अभी भी 3 हाइड्रोजन है। रिएक्शन तो R की वजह से होती है और R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। यहाँ पर इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, तो ये H जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव के पास चला जाता है, ये H पॉजिटिव आकर के R के साथ मिल जाता है तो RH, ये भी हमारे पास अल्केन ही बन गए हैं। प्लस NH2MgX ये आपस में रिएक्शन करते हैं, जो रह गए इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा, ये वाला बॉन्ड जो टूट गया है अब NH2 यहाँ पर बॉन्ड बना लेता है, तो ये हो गया NH2 और इसके साथ MgX, या अमाइन मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार्ड रेजिड्यू इसको कहते हैं। तो आप इस दो रिएक्शन में आप लोग देख सकते हो, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो अल्केन बन रहा है, इसी तरह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है तो अल्केन बन रहा है। अल्केन स्टेबल कंपाउंड है। अब ऊपर वाले ऑप्शन में अगर हम लोग देखें, वाटर दिया है, अमोनिया दिया है, अल्डिहाइड दिया है, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी में क्या आ रहा है, वाटर एंड अमोनिया, तो इसका सही ऑप्शन जो है बोथ ए एंड बी, यानी वाटर एंड अमोनिया के साथ जब ये रिएक्शन करे तो ये सबसे स्टेबल कंपाउंड बना लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है, most reactions of Grignard reagent are exothermic spontaneous, endothermic non-spontaneous, exothermic non-spontaneous, endothermic spontaneous। तो पहली बात तो ये है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस है ये एक्सोथर्मिक है, ज्यादातर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन ज्यादातर स्पॉन्टेनियस होते हैं। स्पॉन्टेनियस उस प्रोसेस को कहते हैं जिसको स्टार्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन जब वो एक मर्तबा स्टार्ट हो जाए फिर वो अपनी एनर्जी से चल सकते हैं। मसलन जब हम लोग आग जलाते हैं तो पहले पर उसको एनर्जी दे देते हैं, बाद में वो खुद जल रहा होता है। जैसे हम लोग सुई गैस जला रहे हैं, पहले पर उसको एनर्जी माचिस की सूरत में, आग की सूरत में दे देते हैं, तो बाद में वो खुद जल रहा होता है।
तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ज़्यादातर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं ये स्पॉन्टेनियस होते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं जिसको स्टार्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन जब वो एक मर्तबा स्टार्ट हो जाए फिर वो अपनी एनर्जी से चल सकते हैं। जैसे कि आप लोग अ, एक स्टोन है पहाड़ के ऊपर पड़ा हुआ है, आप इसको थोड़ा-सा एनर्जी दे दें, जब आपने एनर्जी दे दिया, वो फिर बाद में रोलिंग करता हुआ अपनी एनर्जी से ज़मीन तक पहुँच सकती है। या इसी तरह नेचुरल गैस का जलना, सुई गैस का जलना, पहले पल आप उसको एनर्जी दे देते, बाद में वो खुद अपनी एनर्जी से जल रहा होता है। तो हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रीजन के रिएक्शन है, एक तो एक्सोथर्मिक है और दूसरे स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस की मैं बार-बार आप लोगों को बता रहा हूँ, ये वो प्रोसेस है जिसको स्टार्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन जब वो एक मर्तबा स्टार्ट हो जाए, फिर वो अपनी एनर्जी से चल सकता है। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। ग्रिग्नार्ड रीजन के ज़्यादातर रिएक्शन एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस हैं। और क्वेश्चन नंबर 8, reaction of RMGX are due to nucleophilic properties of R, electrophilic properties of R, polarity of MGX bond, all of them, none of them। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अगर हम लोग देख ले, इसको देखने के लिए हमें ग्रिग्नार्ड रीजन की स्ट्रक्चर की जरूरत होगी। स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना होगा। आर एम जी एक्स, पहले पल तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। अगर आर और एम जी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो आर कार्बन है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम मेटल से ज्यादा है। इस वजह से आर के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और एम जी के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और इसी तरह अगर हम एलोजेंस को देखें, एलोजेंस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो और ज्यादा है, एलोजेंस के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और एम जी के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ये तो क्लियर हो गया। अब बॉन्ड की स्ट्रेंथ को देख लेते हैं कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रोंग बॉन्ड है। या आर वाला ये बॉन्ड स्ट्रोंग है या एक्स वाला ये बॉन्ड स्ट्रोंग है। फिर बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर की ज्यादा है या एक्स की ज्यादा है। एक्स एलोजिन्स है, सेवंथ ग्रुप के जो एलिमेंट्स है, तो एलोजिन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जब एलोजिन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर से ज्यादा है तो इसका ये मतलब हुआ कि एलोजेंस का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एज कंपेयर टू आर अल्काइल ग्रुप। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होती है उसका बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है और उस बॉन्ड को तोड़ना काफी मुश्किल होता है। उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो रिएक्शन जब करेगा ये बॉन्ड तो नहीं टूटेगा और ये बॉन्ड पोलर भी है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलोजेंस। तो ये बॉन्ड वीक है एज कंपेयर टू एलोजेंस और एमजीएक्स का बॉन्ड। ये बॉन्ड वीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये वीक बॉन्ड है और ये वाला जो बॉन्ड है ये स्ट्रोंग है ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलोजेंस। तो रिएक्शन किस वजह से होंगे? आर की वजह से होंगे। और आर किस तरह रिएक्ट, आर के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, तो इसका ये मतलब न्यूक्लियोफाइल है। तो इसकी जो रिएक्शन है ड्यू टू न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर होते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजन के जो रिएक्शंस है वो आर की वजह से होते हैं और आर न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज की वजह से रिएक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पर है न्यूक्लियोफिलिक, देखिए रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजन आर ड्यू टू न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर। ये न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज आर की वजह से रिएक्शन शो करते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, ए प्लस आर एम जी एक्स प्राइमरी अल्कोहल, ए विल बी डैश। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। मैं एक एक्स्ट्रा पेज ले रहा हूँ, आप लोगों को कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ। अगर फॉर्मल डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है आर एम जी एक्स, तो तब प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं, प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं। और इसी तरह अगर फॉर्मलडिहाइड के अलावा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर फॉर्मलडिहाइड के अलावा कोई और अल्डिहाइड अल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मलडिहाइड रिएक्शन कर रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, अल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मलडिहाइड अगर रिएक्शन कर रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आर एम जी एक्स,
तो ये कौन से अल्कोहल बना रहे हैं? सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं। और इसी तरह अगर कीटोन और ये कीटोन रिएक्शन कर रहे हैं किस चीज के साथ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, RMgX के साथ, तो ये बना रहे हैं टर्शरी अल्कोहल। ये जो बाकी 3 क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। देखिए फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो प्राइमरी अल्कोहल बना लेते हैं। अल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बना लेते हैं। कीटोन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो टर्शरी अल्कोहल बन जाती है। बाकी जो क्वेश्चन है वो इनसे ही रिलेटेड है। ये जो 3 पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिए बाकी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। A प्लस आर एम जी एक्स प्राइमरी अल्कोहल ए विल बी। ये क्या होगा? मैंने आपको बता दिया जब प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं तो वो किसके साथ रिएक्शन करते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड के साथ। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 के को देख लेते हैं। बी प्लस आर एम जे सेकेंडरी अल्कोहल बी विल बी अल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, ये होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 को अगर हम लोग देख लेते हैं। डी प्लस आर एम जी एक्स टर्शरी अल्कोहल डी विल बी क्या होगा? डी कीटोन होगा। तो तब क्या चीज बनेगा? टर्शरी अल्कोहल ही बनेगा। आप लोग इस वीडियो को बार बार देख ले। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है मैं हाजिर हूँ बिल्कुल आप लोगों के क्वेश्चन के लिए। लेकिन क्वेश्चन सही होना चाहिए, स्टूपिड क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए। आप लोग इसको बार बार रिपीट कर ले तो इस तरह आप लोगों को याद हो जाएगा। मैं आपको ये बात गारंटी वारंटी दोनों के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ। जब आप किसी चीज़ को जितना ज़्यादा तवज्जो दे देंगे वो चीज़ आपको उतना ही तवज्जो देगा। अगर आपने किसी चीज़ को टॉपिक को कम तवज्जो दिया तो आपको वो कम याद होगा। अगर आपने किसी टॉपिक को ज़्यादा तवज्जो दे दिया तो आप लोगों को ज़्यादा ही याद हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप लोग 1 मर्तबा या 2 मर्तबा इसको देख ले, 2-3 मर्तबा तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ओके फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।